Hello guys, welcome to CLAT My name is Saurav and today we shall be continuing the GK series which we are doing for your CLAT examination. Today we shall be discussing the part 2 of March 2026 month. Under this part, we will be covering the important topics or the most important topics of IR, that is international relations and sports. स्पोर्ट्स के अंदर हम T20 वर्ल्ड कप 2026 को कवर करेंगे जिसको इंडिया ने जीता है एंड इंडिया मेड सर्टेन रिकॉर्ड्स, जैसे इंडिया एक तो पहला देश बना जो 3 T20 वर्ल्ड कप जीत चुका और उसके अलावा वी ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू विन द वर्ल्ड कप और द T20 वर्ल्ड कप ऑन अवर होम सॉइल। ये वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर ही ऑर्गेनाइज किया गया था और हम अपने ही देश के अंदर वर्ल्ड कप जीतने वाले पहले देश बने हैं। ठीक है, सो दीज आर द रिकॉर्ड्स व्हिच वर क्रिएटेड और ये मेजर जो टॉपिक्स हैं मार्च के वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। यूएस इजराइल ईरान वाला जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो भी इसी के अंदर डिस्कस किया जाएगा। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स भी इसके अंदर डिस्कस किया गया था, किया जाएगा। हमारे जो पड़ोसी है, हमारे जो ऑनरेबल पड़ोसी है पाकिस्तान, उन्होंने टॉप मारा है उसके अंदर, ठीक है, और हमने T20 वर्ल्ड कप के अंदर टॉप मारा है। तो ये कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। दीज लेक्चर्स आर बीइंग प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज सौरभ राज बिवाल। आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी जोधपुर एंड अ लॉयर बाय ट्रेनिंग। इस सीरीज के अंदर मैं जितने भी वीडियोस बना रहा हूं वो सारे के सारे आपको प्लेलिस्ट फॉर्म के ऊपर मेरे चैनल के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द टॉपिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो वी शैल बी स्टार्टिंग विद द यूएस इजराइल वर्सेस ईरान कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, यूएस का वॉर चल रहा है ईरान के साथ, ठीक है, और इजराइल भी उनके साथ है और ये बहुत ज्यादा ग्लोबल हेडलाइंस के अंदर बना हुआ था बिकॉज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एंड ऑल दीस थिंग्स। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन द नेक्स्ट थिंग दैट इज आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026। इसी साल विमेंस वर्ल्ड कप भी होने वाला है लेकिन वो थोड़े दिनों बाद में होगा, वो शायद जून के अंदर होने वाला है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे जब जून वाले वीडियोस बनेंगे। उसके बाद में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI रिपोर्ट 2026 को हम डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली नीति आयोग एंड जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA ने एक कॉर्पोरेशन किया है ऑन SDG और इंडिया जापान रिलेशनशिप भी हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है क्लैट एग्जामिनेशन जो है वो करंट इवेंट का पास्ट पूछता है, तो यहाँ पे ये जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक है, ये जो 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने IR और स्पोर्ट्स के अंदर आइडेंटिफाई किए, इनके आपको करंट सिनेरियोज में मैं बताऊंगा, वाई इन न्यूज भी मैं आपको बताऊंगा और उसके अलावा इनका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो भी हम प्रॉपर्ली ट्रेस करेंगे। उसके इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांटेड टू अनाउंस दैट CLATMAX ट्यूटोरियल्स हैज कम अप विद अ प्रीमियम मॉडल। हमारा हमेशा से ये गोल रहा है कि हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं बच्चों को एट अफोर्डेबल प्राइसेस। तो फर्स्टली लेट मी इंट्रोड्यूस माई टीम। तो मेरे पास जितने भी लोग हैं, मेरी टीम में जितने भी लोग काम करते हैं, सारे के सारे टॉप 4 NLUs के, टॉप 5 भी नहीं, टॉप 4 NLUs के। टॉप 4 के अंदर आई विल काउंट NLSIU बेंगलोर, नालसार हैदराबाद, उसके अलावा NLU जोधपुर एंड NUJS कोलकाता। तो सारी टीम इन लोगों से बनी हुई है और उसके अलावा वी आर कमिटेड टू प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस एंड वी हैव कम अप विद प्रीमियम मॉडल। प्रीमियम मॉडल का मतलब क्या होता है? 7 दिन का फ्री एक्सेस आपको मिलेगा हमारे सारे पेड मटेरियल का, उसके अलावा हमारी सारी पेड क्लासेस का। तो यू जस्ट हैव टू एनरोल। आपको एनरोल करने के लिए ये जो एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है 8690131220, इसके ऊपर कॉल करना है और यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस प्रीमियम कोर्स। और यहाँ पे 7 दिन का फ्री एक्सेस आपको दिया जाएगा सारी क्लासेस का, सारे मेंटोरशिप सेशन जो भी हम करवाते हैं रेगुलरली, हफ्ते में 2-3 मेंटोरशिप सेशन होते रहते हैं, जिसके अंदर जो टॉपर्स है, मतलब पिछले कुछ सालों के, जैसे नालसार, NLS, NUJS, NLU जोधपुर के बच्चे, वो आपको जूम मीटिंग के ऊपर पर्सनली मेंटोर करते हैं, तो वो भी रहेगा। और उसके अलावा जितने भी हमारे फ्री जो पेड क्लासेस है वो आपको फ्री एक्सेस के रूप में मिलेगी 7 दिनों के लिए। ठीक है, सो दिस इज अबाउट आवर प्रीमियम मॉडल जिसके ऊपर हम चलना चाहते हैं और वी आर कमिटेड टुवर्ड्स क्वालिटी एजुकेशन एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस। ठीक है, तो दैट विल बी द सिनेरियो। अगर आपको विजिट करना है तो आप हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, दैट इज CLATMAX। सिंपली प्ले स्टोर के ऊपर जाके CLAT स्पेस MAXX टाइप करना। उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है दैट इज www.clatmax.com। उसके अलावा ये नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो 8690131220। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज यूएस इजराइल वर्सेस ईरान कॉन्फ्लिक्ट 2026। ये बहुत ज्यादा न्यूज के अंदर चल रहा था और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की वजह से एक ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस भी क्रिएट हो गया। इंडिया के ऊपर भी इसका काफी इंपैक्ट है। सो दैट इज द सिनेरियो। मिडिल ईस्ट के अंदर तो बहुत ज्यादा वॉर लाइक सिचुएशन आ गई थी, तो यहां पे इस टॉपिक को हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्टरी स्लाइड, तो बिगिनिंग ऑफ द 2026 कॉन्फ्लिक्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे स्टार्ट हुआ इसके बारे में हम देखते हैं। तो 28 फरवरी 2026 को 28 ऑफ फेब मतलब मार्च स्टार्ट होने से जस्ट एक दिन पहले यूनाइटेड स्टेट और इजराइल, यूएस और इजराइल ने मेजर मिलिट्री अटैक स्टार्ट कर दिया। किसके ऊपर? ईरान के ऊपर। ठीक है, अब यहां पे इन तीनों देशों ने जो ऑपरेशंस किए, मतलब जो अटैक्स इन्होंने किए हैं, जैसे ईरान ने तो काउंटर अटैक किया और यूएस और इजराइल ने अटैक किया।
किया था। तो इन्होंने अपने अपने ऑपरेशंस के नाम रखे हैं, इन ऑपरेशंस के नाम आपको याद रखना जरूरी है, ये एमसीक्यू के अंदर आ सकते हैं। तो इजराइल ने अपने ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन रोरिंग लायन, ठीक है। उसके बाद में यूएस ने अपने ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। देन ईरान लॉन्च्ड अ काउंटर अटैक। काउंटर अटैक का मतलब क्या होता है? जवाबी हमला। अगर आपके ऊपर कोई अटैक करेगा तो ऑब्वियस सी बात है आप भी काउंटर अटैक करोगे। तो ईरान ने जो जवाबी हमला किया उस ऑपरेशन का इन्होंने नाम रखा ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। उसके बाद में द स्ट्राइक्स टारगेट the military bases, missile facilities and leadership centers inside ईरान। तो मेजरली सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो ईरान को ही हुआ है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे जिनका नाम अगली लाइन के अंदर ही लिखा हुआ है, तो इनको भी मार दिया गया। तो इन्होंने मिलिट्री बेसिस को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। ईरान और यूएस, इजराइल और यूएस ने, आपको पता है कितने टेक्नोलॉजिकली एडवांस है डिफेंस के मामले में यूएस और इजराइल दोनों, ठीक है। तो इन्होंने मिसाइल फैसिलिटीज को टारगेट किया, मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया। उसके अलावा लीडरशिप सेंटर्स जो थे, जो वहां की पार्लियामेंट बिल्डिंग हो गई या फिर प्रेसिडेंशियल हाउस हो गया, इस तरीके की बिल्डिंग्स को भी इन्होंने टारगेट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे अयतुल्ला अली खमेनी, ठीक है, इनकी डेथ हो गई। ये चीज आपको याद रखनी, ये भी एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद में द कॉन्फ्लिक्ट क्विकली एक्सपेंडेड इनटू अ वाइडर रीजनल क्राइसिस। मिडिल ईस्ट के अंदर ये क्राइसिस के रूप में कन्वर्ट हो गया, इन्वॉल्विंग प्रॉक्सी ग्रुप्स। प्रॉक्सी ग्रुप्स आर बेसिकली मिलिटेंट ग्रुप्स, ये जो आतंकवादी संगठन होते हैं ना, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। और उसके अलावा ऑयल मार्केट जो है वो भी काफी अफेक्ट हुए, क्योंकि मिडिल ईस्ट से दुनिया का काफी सारा ऑयल या फिर जो फॉसिल फ्यूल्स वाला जो पेट्रोलियम वगैरह निकलता है ना, ये आता है, ठीक है। और नेबरिंग कंट्रीज भी इसकी वजह से अफेक्ट हुई है बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ पे ये जो एरिया है ना, यहाँ से बहुत ज्यादा तेल का व्यापार होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं ईरान ने ब्लॉक करने की धमकी दे दी थी। इस वजह से एक रीजनल क्राइसिस भी क्रिएट हो गया और ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस भी क्रिएट हो गया, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द बिगिनिंग। मैं आपको मेजर एमसीक्यूज वापस बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको इन दोनों ऑपरेशंस के नाम याद रखने हैं, फिर ईरान का जो काउंटर अटैक है दैट इज ट्रू प्रॉमिस 4, इसका नाम आपको याद रखना है। एंड फाइनली जो ईरान के सुप्रीम लीडर की डेथ हुई, इनका नाम अयतुल्ला अली खमेनाई, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ 2026 कॉन्फ्लिक्ट। नाउ स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज यूएस इजराइल ईरान की जो रिलेशंस की हिस्ट्री है वो हम डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, क्लैट जो है करंट इवेंट के हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव्स है वो लगातार पूछता हुआ आया है, ठीक है। मैंने ओरिएंटेशन वीडियो के अंदर वो कवर भी किया था। जीके का एक ओरिएंटेशन वीडियो मैंने प्रॉपर्ली बनाया था कि पास्ट ईयर्स के अंदर क्लैट ने किस तरीके के सवाल पूछे हैं, तो उसके अंदर आप देख लेना, या फिर पीवाईक्यूज भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्लैट जो है वो करंट इवेंट का पास्ट पूछता है, ठीक है। तो हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ईरान इनिशियली मेंटेन लिमिटेड रिलेशन विद इजराइल आफ्टर 1948, ठीक है। तो ईरान के इजराइल के साथ लिमिटेड रिश्ते थे और इजराइल के यूएस के साथ काफी अच्छे रिश्ते हैं, ठीक है। तो 1948 के बाद में ईरान ने काफी लिमिटेड रिश्ते ही इनके साथ मेंटेन किए थे। फिर उसके बाद में आता है 1953, ये एक लैंडमार्क ईयर है क्योंकि यूएस ने एक कूप करवा दी वहां पे, ठीक है, मिलिट्री कूप करवा दी। और उस मिलिट्री कूप के थ्रू शाह मोहम्मद रजा पहलवी, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, शाह मोहम्मद रजा पहलवी को वहां का सुप्रीम लीडर बना दिया, ठीक है। तो यहां पे इनकी सरकार आ गई शाह मोहम्मद रजा पहलवी की, और ही बिकेम द सुप्रीम लीडर एंड ईरान बिकेम अ क्लोज पार्टनर ऑफ बोथ यूएस एंड इजराइल, ठीक है। तो ईरान यूएस और इजराइल दोनों का क्लोज पार्टनर बन गया। फिर उसके बाद में कोल्ड वॉर आता है। कोल्ड वॉर जो चल रहा था ना यूएसएसआर और यूएस के बीच में, इसमें इन तीनों देशों ने मिलके सोवियत इन्फ्लुएंस के ऊपर एक तरीके से अटैक किया या काउंटर अटैक किया, या फिर उसको एक तरीके से खिलाफत करी, उसके अगेंस्ट थी, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, 1979 के अंदर यहां पे ईरान के अंदर एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन आता है, ठीक है। तो ये जो मिलिट्री लीडर की सरकार थी लगभग 53 से लेके 79, लगभग 26 साल तक जो ये मिलिट्री लीडर्स की सरकार थी, उसके खिलाफ ईरान के अंदर एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है और यहां पे एक नई सरकार आ जाती है। और नई सरकार जो है वो यूएस के एकदम अगेंस्ट हो जाती है, ठीक है। 1979 के अंदर ये होता है। तो न्यू ईरानियन लीडरशिप डिस्क्राइब्ड यूएस एज द ग्रेट सैटन। तो सैटन जो है वो एक इस्लामिक टर्म है जो शैतान को कहा जाता है, ठीक है। तो ग्रेट सैटन इन्होंने बोल दिया और इजराइल को भी ये लोग अपोज करने लगे, ठीक है। तब से 1979 से ही रिलेशंस है जो ईरान, यूएस और इजराइल के, वो थोड़े हॉस्टाइल ही रहे, मतलब स्कारमिसेस वगैरह छोटे मोटे होते रहे, बट प्रॉपर वॉर नहीं हुआ था, शेडो वॉर चलता था। शेडो वॉर बेसिकली ऐसे होता है कि या तो कोई जासूस वगैरह भेज दिए, जासूसों के थ्रू कोई ऑपरेशन वगैरह करवाए जा रहे हैं, जैसे
आपने धुरंधर मूवी के अंदर देखा होगा, ठीक है। दीज आर बेसिकली शेडो वॉर्स, और उसके अलावा बाद में तो ये एक फुल फ्लेजेड वॉर के अंदर ही कन्वर्ट हो गया 2026 के अंदर, ठीक है। तो अब ये शेडो वॉर किस तरीके से चल रहा था और किस तरीके से इनके रिश्ते चले 1979 के बारे में, 1979 के बाद में, वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखो पहले शेडो वॉर वगैरह चलते थे, तो फॉर मेनी ईयर द कॉन्फ्लिक्ट रिमेन्ड इनडायरेक्ट थ्रू प्रॉक्सी ग्रुप्स। प्रॉक्सी ग्रुप्स आर बेसिकली मिलिटेंट ग्रुप्स, ठीक है, जो आतंकवादी संगठन होते हैं ना, उनके थ्रू ये कहीं ना कहीं लड़ाई वगैरह या छोटे मोटे आतंकवादी हमले करवाते रहते थे, साइबर अटैक होते रहते थे। उसके अलावा असैसिनेशन, जैसे किसी बड़े लीडर को मरवा दिया गया, या फिर कोवर्ट ऑपरेशन। कोवर्ट ऑपरेशन धुरंधर मूवी से सीधा कनेक्ट कर लो, कि मतलब कोई जासूस वगैरह भेज के कोई ऑपरेशन वहां पे करवाना। उसके बाद में जो टेंशन्स है वो थोड़ी बहुत रिड्यूस होने लग गई। जो 1979 में टेंशन बढ़ी थी ना, वो रिड्यूस होने लगी आफ्टर 2015 न्यूक्लियर एग्रीमेंट बिटवीन ईरान एंड वर्ल्ड पावर्स। तो देखो बेसिकली जो न्यूक्लियर पावर्स है, जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, जैसे यूएस के पास है, फ्रांस के पास है, इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास है, और उसके अलावा नॉर्थ कोरिया के बारे में भी कहा जाता है उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। उसके अलावा चाइना हैज न्यूक्लियर वेपन्स, रशिया हैज न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये लोग नहीं चाहते कि न्यूक्लियर वेपन्स पूरी दुनिया के अंदर फैले, क्योंकि अगर कोई भी यूज कर गया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर किसी देश के पास न्यूक्लियर वेपन है तो उसको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, वो थोड़ा मनमानी करने लग जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उन्हें पता है कि हम न्यूक्लियर पावर है, हम मरेंगे तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, इस तरीके का सिनेरियो है। तो यूएस नहीं चाहता कोई भी कंट्री और न्यूक्लियर वेपन वगैरह एक्वायर करे, और ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस है, ठीक है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर भी सैंक्शन लगाए गए थे जब इन लोगों ने 1998 के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स प्रोक्योर किए थे, तो इन्होंने यूएस वालों ने इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर भी सैंक्शन लगाए थे। उसी तरीके से ये ईरान को भी रोकना चाहते हैं। जबकि इजराइल के पास ऐसे कहा जाता है, इजराइल ने कभी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, बट ऐसा कहा जाता है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, ठीक है। तो ईरान अपने आप को बचाने के लिए और एक बड़ी मुस्लिम पावर बनने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह अटेन करना जाता है, ठीक है। तो हाउएवर यूएस विथड्रू फ्रॉम द डील इन 2018 और इनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस वगैरह लगा दिए, ठीक है। उसके बाद में अप्रैल 2024 के अंदर ईरान डायरेक्टली अटैक्ड इजराइल आफ्टर एन ईरानियन कॉन्सुलेट इन डेमेस्कस। डेमेस्कस इज द कैपिटल ऑफ सीरिया। तो ईरान का जो दूतावास था, या बेसिकली जो एम्बेसी हम कहते हैं, ठीक है, उसको अटैक कर दिया गया था डेमेस्कस के अंदर। ईरान की एम्बेसी थी डेमेस्कस के अंदर, मतलब सीरिया की कैपिटल के अंदर, वहां पे इजराइल ने एक अटैक कर दिया था। तो उसके बाद में ये रिश्ते और ज्यादा खराब होने लग गए, ठीक है। तो कंटिन्यूअस रिटेलिएशन ग्रेजुअली इंक्रीज्ड मिलिट्री टेंशंस इन द रीजन। तो ये जो रिटेलिएशन चलते थे या फिर जो वॉर चल रहा था, शेडो वॉर चल रहा था इन दोनों देशों के बीच में, उससे मिडिल ईस्ट रीजन के अंदर, जो ये ऑयल वाला रीजन है ना, मेनली सऊदी अरेबिया, यूएई, यहाँ पे टेंशन वगैरह बढ़ने लगे, ठीक है। अब फिर उसके बाद में फरवरी 2026 और मार्च की जो अटैक है, फाइनली ट्रांसफॉर्म द लॉन्ग रनिंग शेडो कॉन्फ्लिक्ट इनटू एन ओपन वॉर, ठीक है। तो ये जो शेडो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो एक ओपन वॉर के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब मेन कॉजेज क्या है इस कॉन्फ्लिक्ट के बिहाइंड के, इसके पीछे के मेन कॉजेज क्या है वो हम देखते हैं। तो देखो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस है, ईरान एक न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है। दिस रिमेन्स द बिगेस्ट कंसर्न फॉर इजराइल एंड यूएस बोथ, ठीक है। उसके बाद में इजराइल कंसिडर्स न्यूक्लियर कैपेबल ईरान एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू इट्स नेशनल सिक्योरिटी। तो इजराइल को ऐसे लगता है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गए तो उनके एग्जिस्टेंस के ऊपर ही कहीं ना कहीं खतरा आ जाएगा। उसके बाद में यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स क्लेम दैट ईरान हैड सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडेड यूरेनियम इनरिचमेंट आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द न्यूक्लियर डील। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर बताया था कि 2018 के अंदर यूएस ने उस न्यूक्लियर डील से विड्रॉ कर लिया था। उसके बाद में ईरान ने यूरेनियम इनरिचमेंट चालू कर दिया। यूरेनियम इनरिचमेंट क्या होता है? तो बेसिकली क्या होता है कि यूरेनियम जो निकलता है उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि आप उससे न्यूक्लियर बॉम्ब बना लो। उसके अंदर न्यूक्लियर पावर बनाने की कैपेबिलिटी जरूर होती है, ठीक है, लेकिन उसको आर्टिफिशियली या साइंटिफिकली इनरिच करना पड़ता है, ठीक है। उसके जो भी प्रोटॉन्स वगैरह होते हैं, एक्सवाइजेड, जो भी एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है। तो क्लैट मेनली एक ह्यूमैनिटीज बेस्ड पेपर है, तो इनरिचमेंट के बारे में आपसे टेक्निकल सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ईरान ने यूरेनियम को इनरिच करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे इन्हें पता चल गया कि भाई साफ बात है कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बनाना चाहते हैं, और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के शायद काफी नजदीक भी है, ये यूएस की इंटेलिजेंस को पता चल गया, ठीक है। उसके बाद में अगला जो मेजर कंसर्न है वो है ईरान का ग्रोइंग बैलिस्टिक मिसाइल एंड ड्रोन कैपेबिलिटीज। ईरान लगातार मिसाइल और ड्रोन के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा था, और इनके जो ये कैपेबिलिटीज है वो बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रही है। और उसके अलावा यूरेनियम इनरिचमेंट के थ्रू ये न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह भी बना रही है, यूएस को कहीं ना कहीं पता चला। तो ये इनके मेजर कंसर्न थे, ठीक है। उसके बाद में द यूएस एंड इजराइल आल्सो एम टू वीकन ईरान्स एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, व्हिच इंक्लूड्स ग्रुप्स लाइक हिजबुल्ला एंड अलाइड मिलिशियाज। तो यहाँ पे ईरान के पास बेसिकली एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस नाम की एक चीज है, जिसके अंदर
अंदर ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करते हैं और उनके थ्रू आतंकवादी हमले वगैरह करवाते हैं। तो ईरान ये भी कर रहा था, तो इससे भी इन दोनों देशों को प्रॉब्लम थी, यूएस और इजराइल को, ठीक है। दीज ग्रुप्स हैव रिपीटेडली चैलेंज इजरायली एंड अमेरिकन इन्फ्लुएंस अक्रॉस वेस्ट एशिया। तो ये जो वेस्ट एशियन रीजन है बेसिकली, जो मतलब अरेबियन रीजन जो है, अरेबियन पेनिनसुला वाला जो रीजन है, उसके अंदर इनका जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था ईरान का, उससे भी इन लोगों को प्रॉब्लम थी। तो दीज आर द मेन कॉजेज बिहाइंड द कॉन्फ्लिक्ट, कि बेसिकली एक तो न्यूक्लियर प्रोग्राम और उसके अलावा इनके बढ़ती कैपेबिलिटीज इन द टर्म्स ऑफ मिसाइल एंड ड्रोन, और उसके अलावा जो ये मिलिटेंट ग्रुप के थ्रू आतंकवादी हमले वगैरह करवाते थे, उससे भी यूएस और इजराइल को दिक्कत है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज मेजर मिलिट्री डेवलपमेंट्स। अब इस वॉर के अंदर क्या क्या होता है, तो एक चीज तो मैंने आपको बताई थी कि वहां के जो सुप्रीम लीडर थे अयतुल्ला अली खमेनी, इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद में इनके जो बेटे हैं, जो जिनका नाम है मुस्तफा खमेनी, इन्होंने लीडरशिप अज्यूम कर ली, ठीक है। तो यहाँ के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनाई को मार दिया गया और मुस्तफा खमेनी जो है, इन्होंने लीडरशिप को अज्यूम कर लिया, और ये इनके बेटे ही है, जिनकी डेथ हुई है उनके बेटे ने ही वहां की सुप्रीम लीडरशिप को अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये ब्लू वाली लाइन एक बार हम पढ़ते हैं। द इनिशियल अटैक टारगेटेड ईरान मिसाइल फैक्ट्रीज, जहां पे ईरान मिसाइल वगैरह बनाता था, नेवल फैसिलिटीज जहां पे इनके वॉरशिप और ये बेसिकली सबमरीन्स वगैरह पड़ी रहती थी, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया गया, और सीनियर लीडरशिप, जो जहां पे सीनियर लीडरशिप रहती थी, उनको भी टारगेट किया गया, ठीक है। उसके बाद में ऑन 2 मार्च 2026 हिजबुल्लाह ऑफिशियली एंटर्ड द कॉन्फ्लिक्ट एंड ओपन सेकंड फ्रंट फ्रॉम लेबनान। तो एक बहुत बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हिजबुल्लाह कहते हैं या प्रॉक्सी ग्रुप कहते हैं, ये भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एंटर कर गया और बेसिकली ईरान के साइड ये ज्यादा था, ठीक है। हैवी मिसाइल exchanges and drone attacks caused large scale destruction across the region। तो यहां पे क्या हुआ कि ये जो हैवी अटैक्स हुए, इस वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ और बहुत ज्यादा मास डिस्प्लेसमेंट भी देखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप ज्योग्राफिकली थोड़ा बहुत देख सकते हो कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, ठीक है। यहाँ पे यूएई बसा हुआ है, यूएई भी एक तरीके से ऑयल वगैरह एक्सपोर्ट करता है। यहाँ पे ओमान है, यहाँ पे बेसिकली सऊदी अरेबिया है। तो ये जो जितना भी तेल अपना बेचते हैं, ठीक है, वो यहीं से बेचते हैं। और यहाँ पे आप देखिए ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया शायद आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है। तो यहाँ से ही तेल बेसिकली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया या फिर चाइना वगैरह भी भेजना हो तो यहीं से ही भेजा जाता है, ठीक है। तो और ये लोकेशन आप देख सकते हो, इजराइल की लोकेशन यहाँ पे, ईरान की लोकेशन यहाँ पे है। हियर इज इराक, इराक तो बेचारा वैसे ही पिटा पड़ा है। यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, यहाँ पे यूएई, कतर वगैरह है, ठीक है। तो ये सारे के सारे ही परेशान है एक तरीके से, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ सिविलियंस एंड सोल्जर्स वर किल्ड एंड व्हाइल थाउजेंड्स वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, ठीक है। तो बहुत सारे सिविलियंस और सोल्जर्स की डेथ हुई और काफी लोगों को डिस्प्लेस भी करना पड़ा because of these many missile attacks। उसके बाद में the war also increased fears of much wider regional confrontation including multiple countries। तो यहाँ पे ईरान ने सिर्फ एक देश के ऊपर अटैक नहीं किया, बहुत सारे देशों के ऊपर भी मिसाइल वगैरह दागने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। सो दीज आर द मेजर मिलिट्री डेवलपमेंट्स। उसके बाद में ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस एंड स्टेट ऑफ हॉर्मोज, तो जिसके बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, इसके अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी वजह से मेजर इंस्टेबिलिटी आ गई इन द ग्लोबल ऑयल मार्केट, क्योंकि देखो ऑयल मेजरली आता कहां से, एक तो सऊदी अरेबिया से आता है, ठीक है। उसके अलावा ईरान से आता है, यूएई से आता है, कतर से आता है, यहां से ही तो आता है, ठीक है। तो ये एरिया के अंदर ही अगर टेंशन वगैरह बढ़ने लग जाएगी तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई ऑयल प्राइसेस तो बढ़नी है। और यहाँ पे जो टेंशंस है वो बढ़ने लग गई अराउंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज यहाँ पे एक बेसिकली समुद्री रास्ता है जहां से वर्ल्ड का काफी ज्यादा अमाउंट में ऑयल सप्लाई आता है, ठीक है। तो नियरली 20% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल सप्लाई पासिस थ्रू दिस नैरो मैरीटाइम रूट, ठीक है। और ईरान ने थ्रेटन कर दिया कि यहाँ पे शिपिंग मूवमेंट्स को हम एकदम ही रोक देंगे, जिससे एनर्जी मार्केट के अंदर पैनिक वगैरह होने लग गया। उसके बाद में जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस है वो पर बैरल $100 से भी ऊपर जाने लगे, जो कोई टाइम पे 50-60 के आसपास रहा करती थी, ठीक है। उसके बाद में टू कंट्रोल द क्राइसिस द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी अनाउंस एन इमरजेंसी रिलीज ऑफ मोर देन 400 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल रिजर्व्स, ठीक है। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी भी थोड़ा बहुत एक्ट के अंदर आया कि भाई ये प्राइसेस एकदम से ही स्काई रॉकेट ना कर जाए और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने 400 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल रिजर्व्स को रिलीज कर
करने का फैसला ले लिया। उसके बाद में द वॉर हाईलाइटेड हाउ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया कैन डायरेक्टली अफेक्ट द ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है, तो ये जो वेस्ट एशिया के अंदर अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ऑब्वियसली बात है ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर फर्क आ सकता है, बिकॉज 20% ऑफ द ऑयल सप्लाई कम्स फ्रॉम द मिडिल ईस्ट रीजन ओनली। ठीक है, सो दैट इज द सिनेरियो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज इंपैक्ट ऑन इंडिया। इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है? तो इंडिया इज हाईली वल्नरेबल बिकॉज इट इंपोर्ट्स अ लार्ज शेयर ऑफ इट्स क्रूड ऑयल फ्रॉम वेस्ट एशिया। इंडिया के अंदर रिफाइनरीज तो है, हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करके उसको रिफाइन करके पेट्रोल डीजल वगैरह के अंदर कन्वर्ट तो कर लेते हैं, लेकिन ये जो हम क्रूड ऑयल मंगाते हैं वो कहीं ना कहीं वेस्ट एशिया से ही मंगाते हैं। तो ईरान भी हमारा एक मेजर पार्टनर है, सऊदी से भी हम काफी तेल खरीदते हैं, यूएई से भी हम तेल खरीदते हैं, उसके अलावा नेचुरल गैस वगैरह भी हम इन देशों से खरीदते हैं। तो इंडिया के लिए ये इन कंट्रीज के अंदर वॉर होना बहुत दिक्कत वाली बात है। ठीक है, फिर उसके बाद राइजिंग ऑयल प्राइसेस इंक्रीज प्रेशर ऑन इंडियाज इकोनॉमी एंड ट्रेड बैलेंस। इंडियन रूपी फेल शार्पली एंड टच्ड रिकॉर्ड लो लेवल्स अगेंस्ट यूएस डॉलर। तो इंडियन रूपी जो है ऑब्वियस सी बात है कि अगर तेल महंगा मिलेगा और हम सबसे ज्यादा जो चीज इंपोर्ट करते हैं वो तेल ही है, अब तेल के लिए हमें डॉलर के अंदर पे करना पड़ता है। ठीक है, अब डॉलर हमें इंटरनेशनल मार्केट से खरीदने हैं तो रुपीस देना पड़ेगा, रुपीस की सप्लाई बढ़ गई और डॉलर की डिमांड अगर बढ़ गई, ठीक है, तो यहाँ पे रुपीस का गिरना तो लाजमी है। ये बेसिक इकोनॉमिक्स है। यहाँ पे क्या होता है कि इंडिया ने यूएस डॉलर खरीदने के लिए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रुपी डाला। ठीक है, हमारे पास तो रुपीस ही है, अब हमने रुपीस से यूएसडी तो खरीद लिया, अगर हमें यूएसडी ज्यादा खरीदना पड़ रहा है मतलब रुपीस इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ज्यादा आ रहा है, उसकी सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड है नहीं, दैट मींस उसकी प्राइस जो है वो यूएस डॉलर के मुकाबले गिर जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके का सिनेरियो हो गया और इंडिया का जो रुपया है वो एकदम बहुत ज्यादा गिरने लग गया इन फ्रंट ऑफ यूएस डॉलर, लगभग 95 के आसपास की रेट हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद में फॉरेन इन्वेस्टर्स आल्सो विड्रू बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रॉम इंडियन फाइनेंशियल मार्केट ड्यूरिंग द क्राइसिस। तो फॉरेन इन्वेस्टर को भी डर लग रहा है कि भाई इंडिया के अंदर अगर एनर्जी क्राइसिस आ गया तो इंडिया का मार्केट गिर जाएगा, तो इस वजह से बहुत सारे पैसे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया के स्टॉक मार्केट्स के अंदर लगा रखे थे वो भी विड्रॉ करने स्टार्ट कर दिए, इस वजह से इंडिया को बहुत सारी दिक्कतें होने लग गई। ठीक है, इंडिया रैपिडली इंक्रीज्ड क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रीजन्स आउटसाइड स्टेट ऑफ हॉर्मोज टू रिड्यूस द रिस्क। तो इंडिया ने जहां जहां से और कोई जगह से इंपोर्ट किया जा सकता है ऑयल वो करना स्टार्ट कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि भाई हमें ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज से जो तेल आता है उसका कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है इसको पूरा ही ब्लॉक कर दिया जाए और ये वॉर कब तक चलेगा, जैसे रशिया यूक्रेन वाला वॉर है वैसे लोगों को लग रहा था कि 5-7 दिन 10-15 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, लेकिन 4-5 साल से वो चला ही जा रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें पता नहीं है कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मोज से कब तेल आ पाएगा, तो इस वजह से हमने अल्टरनेट रूट भी ढूंढना चालू कर दिया। उसके अलावा हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, ही ऑल्सो मेंटेन्ड डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन विद ईरान to ensure the safety of Indian ship and citizens. ठीक है, so this is all about this particular topic. The next topic is ICC Men's T20 World Cup 2026 जो इंडिया के अंदर ही ऑर्गेनाइज किया गया था और इंडिया ने ही इसे जीता है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर इसका फाइनल हुआ था और इंडिया ने न्यूजीलैंड को फाइनल के अंदर हरा के तीसरा मेंस T20 वर्ल्ड कप का टाइटल जीता और इंडिया ऐसा पहला देश बना जिसने 3 T20 वर्ल्ड कप जीते हैं। आज तक वेस्ट इंडीज ने 2 वर्ल्ड कप जीते थे और इंग्लैंड ने 2 वर्ल्ड कप जीते थे और इंडिया भी 2 वर्ल्ड कप जीत चुका था। पिछला वर्ल्ड कप भी इंडिया ने जीता था 2024 वाला। अब इंडिया ने बैक टू बैक टाइटल जीत लिए, बैक टू बैक टाइटल जीतने वाला भी इंडिया पहला देश बना है और उसके अलावा तीसरा वर्ल्ड कप टाइटल T20 के अंदर जीतने वाला इंडिया पहला कंट्री बना है। ठीक है, सो वी शैल बी मूविंग ऑन टू दिस टॉपिक। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई एम अगेन अनाउंसिंग दैट वी आर रनिंग ऑन अ प्रीमियम मॉडल, मतलब आप 7 दिन के लिए हमारे सारी पेड सर्विसेज को फ्री के अंदर एक्सेस कर सकते हो, जिसके अंदर बेसिकली ऑल द पेड क्लासेस, प्रीमियम नोट्स का एक्सेस, टॉपर के सेशंस, जनरली नालसार और बेंगलोर के जो बच्चे होते हैं वो हमारे यहाँ पे सेशंस वगैरह लेते हैं, सैटरडेज को हम सेशंस वगैरह करवाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और उसके अलावा एक्सपर्ट मेंटोरशिप, अगर आपको कोई मेंटोरशिप सेशन भी चाहिए इन 7 दिन के अंदर वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया जाएगा। इसके लिए आपको बस कॉन्टैक्ट करना है ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर 8690131220। अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026। तो इसके अंदर आप देखिए कि इंडिया क्रिएट्स हिस्ट्री इन अहमदाबाद इज द इंट्रोडक्टरी स्लाइड। तो अहमदाबाद के अंदर फाइनल हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर, जिसमें इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया। ठीक है, रनर अप जनरली पूछ लिया जाता है गाइस, विनर्स का तो ज्यादातर लोग याद करके चले जाते हैं, लेकिन रनर अप जो है
वो कई बार एग्जामिनेशंस के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखना कि इंडिया ने हराया किसको था फाइनल के अंदर, न्यूजीलैंड को हराया था। और इसी साल 2026 के ही नहीं लास्ट ईयर 2025 के मार्च के अंदर एक चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, उसके फाइनल में भी इंडिया ने न्यूजीलैंड को ही हराया था। इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती है और उसके अलावा इस साल T20 वर्ल्ड कप भी जीता है। 2024 का T20 वर्ल्ड कप भी इंडिया ने जीता था। 2023 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप था वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर ही इंडिया फाइनल में हार गया था ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी। क्रिकेट के अंदर ये पिछले 4-5 मेजर इवेंट हुए। उसके अलावा विमेंस वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था लास्ट ईयर, जो 2025 के एंड में हुआ था, नवंबर को हुआ था, 2 नवंबर को फाइनल हुआ था। उसके अंदर इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हरा के विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, सो दैट इज द सिनेरियो। तो इंडिया डिफीटेड न्यूजीलैंड इन दिस मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 बाय 96 रन्स। ठीक है, इन द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप फाइनल ऑन 8 मार्च 2026 हेल्ड एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। अहमदाबाद के अंदर नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना हुआ है, जो लगभग 1,32,000 1,32,000 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी रखता है एंड इट इज द लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम अक्रॉस द होल प्लेनेट। ठीक है, उसके बाद में इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू विन 3 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप टाइटल्स। तो ये 3 टाइटल्स हमने कौन कौन से साल में जीते? तो सबसे पहला जो इनॉग्रल वर्ल्ड कप था, ये चीज भी आप ध्यान में रखना कि इनॉग्रल वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था। जो सबसे पहले वर्ल्ड कप हुआ था ना 2007 के अंदर, वो इंडिया ने जीता था। उसके बाद में 2024 के अंदर हमने वर्ल्ड कप जीता था और 2026 के अंदर हमने वर्ल्ड कप जीता था। अब ये ऑर्गेनाइज कहां पे हुए थे अगर ये पूछ लिया जाए, वैसे इतना डीप कभी क्लैट जाता नहीं है, बट स्टिल फिर भी बताने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि 2007 के अंदर ये साउथ अफ्रीका के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था। ठीक है, उसके अलावा 2024 वाला जो वर्ल्ड कप है वो यूएसए एंड वेस्ट इंडीज के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था। और उसके बाद में 2026 वाला जो वर्ल्ड कप है वो हमारे इंडिया के अंदर हुआ था और इंडिया बिकेम द फर्स्ट टीम टू विन दिस पर्टिकुलर चैंपियनशिप ऑन देयर होम सोइल। अपने खुद के घर में या अपने खुद के देश में ये ट्रॉफी जीतने वाली इंडिया पहला देश बना है। ठीक है, इससे पहले आज तक बाहर के कंट्रीज ही आके T20 वर्ल्ड कप अलग अलग देशों के अंदर जीत के जाते थे। ठीक है, अब ये जो 96 रन विक्ट्री है, इट बिकेम द बिगेस्ट विनिंग मार्जिन इन अ T20 वर्ल्ड कप फाइनल। इंडिया क्रिएटेड अनदर रिकॉर्ड बाय बिकमिंग फर्स्ट नेशन टू विन द मेंस T20 वर्ल्ड कप ऑन होम सोइल। तो इंडिया ऐसा पहला देश बना जिसने उसके खुद के घर में अपने होम ग्राउंड के ऊपर मेंस T20 वर्ल्ड कप जीता, जो आज तक नहीं हुआ था। उसके बाद में इंडिया स्कोर्ड 255 फॉर 5 इन द फाइनल, हाईएस्ट टोटल एवर रिकॉर्डेड इन द T20 वर्ल्ड कप फाइनल और अ नॉकआउट मैच ऑफ T20 वर्ल्ड कप। तो T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचेस आर बेसिकली सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स। तो उनके अंदर आज तक का हाईएस्ट स्कोर इंडिया ने स्कोर किया था फाइनल के अंदर, जिसमें हमने 255 रन बनाए थे और न्यूजीलैंड हमसे 96 रन शॉर्ट रह गया था। मतलब वो 159 ही बना पाए थे और हम 96 रन से मैच जीत गए थे। ठीक है, सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी स्लाइड। मैंने मेन चीजें आपको बता दी है। उसके बाद में अगली जो स्लाइड है दैट इज अवार्ड विनर्स एंड टॉप परफॉर्मर्स। तो देखो अवार्ड विनर्स की अगर हम बात करें तो चैंपियंस कौन था, ये तो ऑब्वियस ही बात है, मैंने आपको बता दिया, इंडिया वाज द चैंपियन। रनर अप न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड फाइनल के अंदर हारा था। उसके बाद में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इंडिया के ही प्लेयर है संजू सैमसन। प्लेयर ऑफ द फाइनल के अंदर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किसे मिला? जसप्रीत बुमराह को मिला। सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? तो पाकिस्तान के एक बैट्समैन है साहिबजादा फरहान, उन्होंने 383 रन बनाए, जो आज तक का हाईएस्ट टोटल है इस T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में। किसी एक सिंगल एडिशन के अंदर किसी ने भी इतने रन नहीं बनाए जितने पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने इस वर्ल्ड कप के अंदर बनाए। उसके बाद में सबसे ज्यादा विकेट्स की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने 14 विकेट्स लिए और वरुण चक्रवर्ती ने 14 विकेट्स लिए। और सबसे ज्यादा छक्के किसने मारे, सिक्सेस किसने मारे इस वर्ल्ड कप में? तो इंडिया के संजू सैमसन जो है केरला से आते हैं, ही बेसिकली हिट 24 सिक्सेस। उसके बाद में जसप्रीत बुमराह took 4 wickets in the final and संजू सैमसन scored 89 runs and played a major role in India's victory। तो इंडिया को फाइनल के अंदर जिताने के अंदर इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान था। जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट लिए और संजू सैमसन ने 89 रन बनाए फाइनल के अंदर। और उसके अलावा सेमीफाइनल और उससे पिछले वाले मैच के अंदर, जिसको एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल कहा जा रहा था, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट एक बहुत क्रूशियल मैच था, उसके अंदर भी संजू सैमसन ने बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली थी। इसी वजह से संजू सैमसन को मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी मिला या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी मिला। ठीक है, तो ये चीज आप स्क्रीनशॉट कर लेना, इससे सवाल आ सकते हैं। उसके बाद में अगली जो चीज है मेजर टूर्नामेंट रिकॉर्ड एंड स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे एक तो देखो यार, यहाँ पे ये एक टाइपो है, इसको मैं हटाना ही चाहूंगा पहले ही। ठीक है, इंडिया रजिस्टर्ड टूर्नामेंट्स हाईएस्ट टोटल स्कोर ऑफ 256 फॉर 4 अगेंस्ट जिम्बाब्वे। तो इंडिया का जिम्बाब्वे के अगेंस्ट एक मैच हुआ था जिसके अंदर इंडिया ने 256 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। ठीक है, ये हाईएस्ट टोटल था और सेकंड हाईएस्ट भी इंडिया ने ही बनाया जो फाइनल के अंदर हुआ था। इंडिया ने फाइनल के अंदर 255 बनाए थे। उसके बाद में इंडिया और इंग्लैंड का जो सेमीफाइनल था
उसके अंदर टोटल 499 कंबाइंड रन बने थे, बहुत ज्यादा रन बने थे उस मैच के अंदर। तो वो बेसिकली आज तक का सबसे ज्यादा हाईएस्ट एग्रीगेटेड रन वाला T20 मैच है, ठीक है। उसके बाद में न्यूजीलैंड के जो ओपनर है फिन एलन, उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, 33 बॉल्स के अंदर सेंचुरी मार दी, विच इज द फास्टेस्ट सेंचुरी इन T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री। उसके बाद में इंडिया के अभिषेक शर्मा ने फास्टेस्ट 50 मतलब 50 रन का रिकॉर्ड बनाया, उन्होंने 18 बॉल के ऊपर 50 रन बनाए थे एक मैच के अंदर। और पाकिस्तान के जो साहिब ज्यादा फरहान है, he became the highest run scorer in single T20 वर्ल्ड कप एडिशन। सिर्फ इस वर्ल्ड कप के अंदर नहीं, आज तक जितने भी T20 वर्ल्ड कप हुए उनके अंदर अगर किसी इंसान ने एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाया तो वो साहिब ज्यादा फरहान है, इन्होंने 383 रन्स बनाए थे, ठीक है। बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे पॉइंटर्स है, तो आपको थोड़ा बहुत इनको ग्रेस्प करना पड़ेगा। अगर ये टॉपिक आ जाता तो ऑब्वियस ही बात है, क्लैट एक ऐसा एग्जाम है, टॉपिक आया और आपको आता है 6 नंबर आपके, और अगर नहीं आता तो 6 नंबर चले गए, ठीक है। अब अगली जो चीज है दैट इज आईसीसी रैंकिंग्स, प्राइज मनी एंड 2028 ओलंपिक्स। तो 2028 के ओलंपिक्स के अंदर फाइनली क्रिकेट और T20 क्रिकेट को इंक्लूड किया जा रहा है, तो इस वजह से भी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक, ठीक है। इंडिया स्ट्रेंथन्ड नंबर 1 पोजीशन इन आईसीसी मेंस T20 एंड ओडीआई रैंकिंग आफ्टर विनिंग द टूर्नामेंट। ये सिर्फ मेंस की बात हो रही है, विमेंस की बात नहीं हो रही। विमेंस T20 वर्ल्ड कप इस साल जून के अंदर होगा, ठीक है। तो जून का जब मैं कंपेंडियम बनाऊंगा तो उसके अंदर उसका डेटा मैं सारा आपको बता दूंगा, या फिर वो जुलाई के अंदर खत्म होगा, जब भी खत्म होगा उस वर्ल्ड कप का जैसे डेटा आएगा मैं ये जो सीरीज है वो कंटिन्यू रखने वाला हूं टिल योर क्लैट एग्जामिनेशन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो वो सारा का सारा डेटा मैं विमेंस वर्ल्ड कप वाला बता दूंगा। ये मेंस की बात हो रही है, तो मेंस के अंदर इंडिया T20 में भी नंबर 1 चल रहा है और ओडीआई वनडे इंटरनेशनल के अंदर भी इंडिया नंबर 1 चल रहा है। उसके बाद में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की पूरी दुनिया की, इट इज हेडक्वार्टर्ड इन दुबई। ये चीज थोड़ा ध्यान रख लेना, कोई पूछ लेगी अगर आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पे है तो आपको आंसर देना पड़ेगा दुबई इज द हेडक्वार्टर, ठीक है। उसके बाद में टोटल प्राइज मनी जो थी टूर्नामेंट की वो लगभग 11.25 मिलियन यूएस डॉलर थी, ठीक है। 11.25 या 25 मिलियन डॉलर्स जो थी प्राइज मनी। इंडिया को एज अ विनर 2.63 मिलियंस मिले, और उसके बाद में जो न्यूजीलैंड है इनको 1.42 मिलियन डॉलर्स मिले एज रनर अप्स। उसके बाद में T20 वर्ल्ड कप फॉर्मेट यूज्ड इन दिस टूर्नामेंट विल आल्सो बी यूज्ड एट द लॉस एंजलिस ओलंपिक्स इन 2028। तो क्रिकेट इज मेकिंग अ कमबैक इन दिस पर्टिकुलर ओलंपिक गेम आफ्टर 128 ईयर्स। 1900 के अंदर पेरिस ओलंपिक्स के अंदर क्रिकेट खेला गया था, उसके बाद में 128 साल बाद क्रिकेट कमबैक कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ T20 क्रिकेट, ठीक है। T20 का वहां पे होगा एक टूर्नामेंट और जो भी टीम जीतेगी उसको गोल्ड मेडल्स वगैरह मिलेगी। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इंडिया लगातार अच्छा कर रहा है T20 के अंदर। हम पिछले 2 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, 2024 और 2026 के, तो हो सकता है कि नीरज चोपड़ा तो हमारे लिए एक अच्छा मेडल लेके आ ही जाते हैं, हो सकता है हमारी मेंस और विमेंस क्रिकेट टीम भी कोई ना कोई अच्छे मेडल लेके आ जाए, ठीक है। सो दिस इज अबाउट आईसीसी रैंकिंग्स, प्राइज मनी एंड 2028 ओलंपिक्स। दिस टॉपिक इज डन एंड डस्टेड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक। अब एक चीज के अंदर तो देखो इंडिया ने टॉप कर दिया, ठीक है। अब हमारा पड़ोसी मुल्क जो है, हमारे जो पड़ोसी देश है, उनको भी तो कहीं ना कहीं टॉप करना पड़ेगा ना। तो उन्होंने टॉप किया है। जैसे इंडिया ने मेंस T20 वर्ल्ड कप के अंदर फर्स्ट आए और हमने अवार्ड जीता फर्स्ट आने का, वैसे ही हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने अवार्ड जीता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 के अंदर, ठीक है। तो अब वही बात है, एक पड़ोसी अच्छा कर रहा है तो दूसरा पड़ोसी भी जेलस होगा ना, तो कहीं ना कहीं तो टॉप करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने यहाँ पे टॉप कर दिया इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026। तो अब इसके बारे में हम देखते हैं। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI जो रिपोर्ट है, इट इज पब्लिश्ड एनुअली बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस बेस्ड इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया। इसको सबसे पहले तो पब्लिश कौन करता है ये हम देखते हैं। तो ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP नाम से एक इंस्टीट्यूट है जो सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर बना हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है, कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि वो सिडनी है, कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि वो मेलबर्न है, बट ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है उसका नाम है कैनबरा, ठीक है। ना तो सिडनी है ना ही मेलबर्न है। ये जनरली ऑस्ट्रेलिया की 2 सबसे बड़ी सिटीज है, बट दे आर नॉट द कैपिटल्स, ठीक है। कैपिटल इज कैनबरा। उसके बाद में रिपोर्ट मेजर्स इंपैक्ट ऑफ टेररिज्म इन 163 कंट्रीज यूजिंग डेटा रिलेटेड टू टेररिस्ट अटैक, नंबर 1। उसके बाद में डेथ कितनी हुई है, नंबर 2। इंजरीज एंड होस्टेज सिचुएशंस, मतलब बंधक वगैरह कितने लोगों को बनाया गया है। तो बेसिकली कितने टेररिस्ट अटैक
अटैक हुए, कितनी डेथ हुई, कितने लोग इंजर्ड हुए और उसके अलावा कितने लोगों को हॉस्टेज में रख दिया गया या बंधक बना दिया गया, इस हिसाब से ये जज करते हैं। और टोटल 163 कंट्रीज का ये डेटा निकालते हैं कि कौन सी कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड है बाय द टेररिज्म और कौन सी कंट्री लीस्ट अफेक्टेड है। जो फर्स्ट आएगा वो मोस्ट अफेक्टेड है और जो लास्ट आएगा वो लीस्ट अफेक्टेड है, ठीक है। इन दिस इंडेक्स लोअर रैंक्स मीन अ कंट्री इज मोर अफेक्टेड बाय टेररिज्म। तो जितने कम नंबर है जैसे 1 2 3 4 दे आर मोस्ट अफेक्टेड बाय टेररिज्म। अब जो हमारे पड़ोसी देश है पाकिस्तान, दे रैंक फर्स्ट एंड बिकेम द मोस्ट टेररिज्म अफेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड इन 2026। उसके बाद में इंडिया की जो रैंक है वो 13th आती है और शोइंग दैट टेररिज्म रिमेन्स एन इंपॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज। मतलब 13th रैंक भी कोई बहुत अच्छी रैंक नहीं आफ्टर लाइक इन 163 कंट्रीज। मतलब अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमने काफी हद तक टेररिज्म को कम करने के ऊपर काम किया है बट अभी भी काम बाकी है क्योंकि दुनिया के अंदर 163 कंट्रीज के अंदर हम 13th नंबर के अंदर आ रहे हैं इन टेररिज्म अफेक्टेड कंट्रीज, ठीक है। तो इसके अंदर हमें इंप्रूव पक्का करना पड़ेगा। उसके बाद में द रिपोर्ट इज वाइडली यूज्ड बाय गवर्नमेंट्स एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स टू स्टडी ग्लोबल टेररिज्म ट्रेंड्स। तो ये एक बहुत पॉपुलर रिपोर्ट है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है और ये वाइडली यूज करी जाती है इन ऑर्डर टू बेसिकली प्लान द सिक्योरिटी रिलेटेड एक्टिविटीज या फिर गवर्नमेंट्स को या फिर इन्वेस्टर्स को कहीं पे इन्वेस्ट करना हो, ये सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखने के लिए लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। सो दैट इज द सिनेरियो। तो इंडिया की पोजीशन कौन सी है? 13th है। 13th रैंक इंडिया की है और टॉप किसने किया है? टॉप बेसिकली यहाँ पे करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, कोई बहुत खुशी की बात नहीं है यहाँ पे टॉप करना, लेकिन जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड कंट्री है तो जो टेररिज्म इंडेक्स के अंदर वो पाकिस्तान है, उनकी फर्स्ट रैंक आई है जीटीआई के अंदर, ठीक है। सो दैट इज द सिनेरियो, इंडिया position and GTI details. Now moving forward with the next thing that is global terrorism trends. तो terrorism के trends अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर टोटल 1045 टेररिस्ट इंसिडेंट होते हैं जिसके अंदर 1139 डेथ होती है और हाईएस्ट लेवल है ये सिंस 2013। मतलब 2026 के अंदर जो हुआ है वो 2013 के बाद से हाईएस्ट है। मतलब 12-13 साल के अंदर सबसे ज्यादा टेररिस्ट इंसिडेंट पाकिस्तान के अंदर अकर हुए हैं। मोस्ट अटैक टुक प्लेस इन खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान। ये दो रीजन है। एक रीजन तो देखो बेसिकली अफगानिस्तान से उसकी बॉर्डर लगती है और दूसरा जो रीजन है वो लगातार आजादी मांग रहा है पाकिस्तान से। वो बलूच लिबरेशन आर्मी नाम की कोई चीज है, वो पाकिस्तान से आजादी मांग रही है, तो इस वजह से वहां पे ये इंसिडेंट ज्यादा होते हैं। उसके बाद में द रिपोर्ट लिंक्ड राइज इन वायलेंस टू मिलिटेंट ग्रुप्स, बॉर्डर इंस्टेबिलिटी और होस्टेज रिलेटेड अटैक्स। तो यहाँ पे क्या है कि एक तो मिलिटेंट ग्रुप्स जो होते हैं, जो ये आतंकवादी संगठन होते हैं, ये बढ़ रहे हैं। उसके अलावा बॉर्डर के अंदर इनस्टेबिलिटी चल रही है इंडिया के साथ, तो उनकी इनस्टेबिलिटी चलती रहती है। उसके अलावा अफगानिस्तान के साथ भी डुरंड लाइन वाला डिस्प्यूट चल रहा है। जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर है ना, उसको डुरंड लाइन कहते हैं, तो वहां पे भी डिस्प्यूट चल रहा है। और अफगानिस्तान के अंदर आपको पता है तालिबान का रूल है और तालिबान बेसिकली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि ये टेररिस्ट इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि बलूचिस्तान आजादी मांग रहा है और उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा की जो बॉर्डर है वो सीधी अफगानिस्तान से मिलती है, तो इस वजह से ये इंसिडेंट इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं। उसके अलावा सब सहारन रीजन इन अफ्रीका Especially the Sahel region remained global center for terrorism activities। तो ये जो रीजन है अफ्रीका के अंदर, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा टेररिज्म होता है। कंट्रीज एज बुर्किना फासो, नाइजीरिया, नाइजर एंड द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो ऑल्सो विटनेस मेजर टेररिस्ट रिलेटेड वायलेंस। तो ये जो कंट्रीज है, नाइजीरिया हो गया, नाइजर हो गया, कोंगो हो गया, बुर्किना फासो हो गया, ये 4 कंट्रीज है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज वगैरह देखी गई। उसके अलावा द इस्लामिक स्टेट्स IS कंटिन्यू टू remain the world's deadliest terrorist organization operating across multiple regions। तो इस्लामिक स्टेट्स का आपने नाम सुना होगा, IS बोलते थे एक टाइम पे, तो इसको इस्लामिक स्टेट्स ऑफ ईरान एंड सीरिया नाम, इराक एंड सीरिया भी नाम दे दिया गया था, ठीक है। अब ये सिर्फ इस्लामिक स्टेट्स नाम से रह गया है। तो इट इज वन ऑफ द डेडलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑन द होल प्लेनेट और इन्होंने बहुत ज्यादा एक्टिविटीज इस तरीके की कैरी आउट करी और लगातार कैरी आउट कर रहे हैं। इनको कर्टेल करना या इनको रोकना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दीज आर द ग्लोबल ट्रेंड्स। पाकिस्तान के अंदर इतने ज्यादा अटैक हुए हैं, मेनली खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर ये अटैक हुए। उसके अलावा सब सहारन रीजन के अंदर बुर्किना फासो, नाइजीरिया, नाइजर और कोंगो के अंदर इस तरीके के अटैक हुए। और उसके अलावा इस्लामिक स्टेट्स जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज वन ऑफ द लाइक क्या बोलते हैं, बेस्ट तो नहीं बोल सकते, यही बोल सकते हैं भाई सबसे ज्यादा टेररिस्ट अटैक करने वाला ऑर्गेनाइजेशन यही है, डेडलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन यही है, ठीक है। सो दैट इज द ग्लोबल टेररिज्म ट्रेंड्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज इंडियाज काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी। इंडिया क्या क्या कर रहा है काउंटर
काउंटर टेररिज्म के लिए। तो यहाँ पे देखो इंडिया की जो सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है दैट इज बिकम मोर एग्रेसिव एंड प्रिवेंटिव इन रिसेंट ईयर्स। तो अभी जो इंडिया का अप्रोच है टेररिज्म के खिलाफ वो जीरो टॉलरेंस वाला अप्रोच है। अगर मतलब आप हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक करोगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम एकदम मुंह तोड़ आपको जवाब देंगे, ठीक है। तो ऑपरेशन सच एज ऑपरेशन सिंदूर, उसके अलावा रिफ्लेक्टेड इंडियाज पॉलिसी ऑफ स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन अगेंस्ट टेररिज्म। तो ऑब्वियसली बात है यार, कोई टेररिस्ट अटैक करेगा तो देश की इमेज खराब होती है बेसिकली। कुल मिला के देखो कि जैसे कोई टूरिस्ट है जो इंडिया के अंदर ट्रैवल करना चाहता है, मान लो फ्रांस का सिटीजन और वो इंडिया के अंदर ट्रैवल करना चाहता है, देन ही गेट्स अ न्यूज कि भाई इंडिया के अंदर तो एक टेररिस्ट अटैक हो गया, तो वो टूरिस्ट इंडिया के अंदर आना ही पसंद नहीं करेगा। उसके अलावा अगर मान लो कि कोई क्रिकेट टीम है जो इंडिया को टूर करना चाहती है या फिर कोई ग्लोबल इवेंट है जो इंडिया के अंदर होने वाला है और कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए तो ऑब्वियसली बात है एक परसेप्शन खराब जाता है, समझ रहे हो। एक किसी जगह, इंडिया बहुत बड़ा देश है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर जगह अनसेफ है, कुछ जगह ही ऐसी बची आज के डेट में जहां पे टेररिस्ट अटैक जनरली देखे जाते हैं। बट परसेप्शन लोगों के पास क्या जाता है, हमें तो पता है कि भाई जम्मू कश्मीर के अंदर थोड़ा बहुत टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं, उसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर थोड़े बहुत इस तरीके की चीजें चलती रहती है। और उसको कर्टेल करने के लिए हमने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट एप्सपा भी लागू कर रखा है। इस तरीके के कानून हमने लागू कर रखे हैं। लेकिन ये तो हम जानते हैं ना इंडिया के अंदर, बाहर वालों को क्या पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उनको तो ऐसे ही लगेगा ना कि इंडिया के अंदर टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। तो इस वजह से बेसिकली ये परसेप्शन बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज को पहचाना और स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चालू किया कि अगर एक छोटा सा टेररिस्ट अटैक भी आप कर दोगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम उससे 50 गुना बड़ा अटैक आपके ऊपर करेंगे और लीगल अटैक करेंगे। ऐसे नहीं छुप के जाके अटैक कर दिया, हम प्रॉपर एक ऑपरेशन अनाउंस करेंगे और उस ऑपरेशन के अंडर हम आपके ऊपर प्रॉपर अटैक करेंगे और आपके जितने भी वो ठिकाने हैं जहां पे टेररिस्ट बेसिकली आपने शेल्टर कर रखे हैं उनको हम अटैक करेंगे, पक्का ही अटैक करेंगे। दैट इज इंडियाज काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी। अब ये जो करंट स्ट्रेटेजी है इट इज बेस्ड ऑन 3 मेजर प्रिंसिपल। सबसे पहला क्या है, स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट टेरर अटैक्स। अगर किसी भी देश ने हमारे ऊपर टेरर अटैक किया तो हम उस देश के ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। उसके बाद में जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स न्यूक्लियर ब्लैकमेल, मतलब अगर कोई भी देश हमें ब्लैकमेल करेगा कि भाई मेरे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हमारे पास भी है भाई, ठीक है, हमारे पास भी है, हम डरने वाले नहीं है, ठीक है, जीरो टॉलरेंस न्यूक्लियर ब्लैकमेल के ऊपर तो जीरो टॉलरेंस रहेगा। उसके बाद में नो डिस्टिंक्शन बिटवीन टेररिस्ट एंड स्टेट्स सपोर्टिंग देम। अगर मान लो किसी देश ने टेररिस्ट को सपोर्ट किया तो उस स्टेट को या उस देश को और उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बराबर ट्रीटमेंट हम देंगे, ठीक है। तो ये इंडिया के मेजर प्रिंसिपल्स है हमारी एंटी टेररिज्म पॉलिसी के। उसके बाद में द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज फोकस ऑन इंटेलिजेंस शेयरिंग, बॉर्डर सिक्योरिटी एंड क्रॉस बॉर्डर मॉनिटरिंग। तो कई बार क्या होता है गाइस कि कोई टेररिस्ट अटैक होने वाला होता है और हमारे पास उसकी इंटेलिजेंस नहीं होती, लेकिन किसी दूसरे देश की फॉरेन एजेंसी के पास उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट पहुंच जाती है। जैसे एक बार श्रीलंका के अंदर किसी चर्च के ऊपर अटैक हुआ था और वो भी ईस्टर वाले दिन हुआ था। क्रिश्चियंस का एक त्योहार आता है, ईस्टर नाम से एक त्योहार आता है। उसके दौरान चर्च के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ थी और उस चर्च के अंदर कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था और उसके अंदर लगभग ऐसे 250 से 300 लोगों की डेथ हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनको आइडिया लग गया था, लेकिन श्रीलंका की इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। इंडिया ने उन्हें वो खबर पास ऑन भी कर दी, इंडिया ने वो इंटेलिजेंस शेयर भी कर दी, बट उन्होंने उसे सीरियसली नहीं लिया और फाइनली वो अटैक हो गया। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें पता ना चले लेकिन इजराइल को पता चल जाए जो हमारा दोस्त है, फ्रांस को पता चल जाए जो हमारा दोस्त है, तो वो हमारे को इंटेलिजेंस शेयर कर दे तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा काउंटर टेररिज्म करने में। मतलब देखो, आपने धुरंधर मूवी के अंदर एक डायलॉग देखा होगा जिसके अंदर धुरंधर पार्ट 1 की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टाइप का एक रोल दिखाया गया है, अजय सान्याल नाम से रोल दिखाया गया है। एंड आई थिंक इट इज बेस्ड ऑन अजीत डोभाल सर हु इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ द कंट्री। तो उन्होंने ये बोला था कि यार हमें बस हमें हर बार हर काम सही करना पड़ता है, ठीक है, हमें इनकी हर एक्टिविटीज को कर्टेल करना पड़ता है और इन्हें एक बार एक काम सही करना पड़ता है। अगर ये एक बार भी अपने मंसूबों के अंदर या फिर अपने गोल्स के ऊपर सक्सेसफुल हो गए तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो उन्होंने साफ कहा था, उस मूवी के अंदर ये साफ बोला गया है कि हम अगर 1000 बार सही काम करें और ये एक बार भी सक्सेसफुल हो जाए तो हम अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। तो टेररिज्म इतनी बुरी चीज है कि पूरी दुनिया में परसेप्शन बिगड़ जाता है और उसके अलावा जनरली मतलब बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है यार, अब कौन कहां पे क्या प्लानिंग कर रहा है कैसे पता चलेगा, तो हर चीज की प्लानिंग हमें पहले से रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो बहुत ज्यादा काम आती है। इजराइल हमारी काफी मदद करता है, फ्रांस हमारी काफी मदद करता है। उसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी को बढ़ाओ ताकि बाहर
से हथियार हमारे देश के अंदर आ ही ना पाए, और क्रॉस बॉर्डर मॉनिटरिंग को भी इंक्रीज करो। उसके बाद में इंडिया ऑल्सो एम्स टू प्रिवेंट रेडिकलाइजेशन एंड टेरर फाइनेंसिंग थ्रू स्ट्रॉन्गर सर्विलेंस सिस्टम। तो बेसिकली इनको फाइनेंस भी नहीं मिलना चाहिए, इसके ऊपर भी इंडिया कहीं ना कहीं एम कर रहा है, या इसको भी इंडिया बेसिकली बढ़ा रहा है, जो भी सर्विलेंस है ना, कि इनको फाइनेंस जो है वो ना मिले। उसके बाद में अगली जो चीज है, लीगल फ्रेमवर्क अगेंस्ट टेररिज्म की बात करें, इंडिया के अंदर कौन कौन से फ्रेमवर्क बने हुए हैं, तो देखो इंडिया हैज डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क टू फाइट टेररिज्म एंड प्रोटेक्ट नेशनल सिक्योरिटी। अब इसके मेजर लॉज आप देख लीजिए। तो पहला तो है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए 1967 के अंदर ये पास किया गया था। ये मेन एंटी टेरर लॉ है, यूज टू बैन ऑर्गेनाइजेशन एंड अरेस्ट द टेरर सस्पेक्ट्स। तो कोई भी इंसान अगर ऐसे टेररिज्म रिलेटेड सस्पेक्टेड एक्टिविटीज के अंदर आ जाता है, या फिर बिल्कुल भी सस्पिशन होता है या शक होता है, तो उनको एक बार के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अगर मान लो वो इंसान कुछ नहीं कर रहा, मतलब ऐसे गलती से गिरफ्तार कर लिया था, तो उसे छोड़ भी दिया जाता है। और अगर ऐसे पता चल गया कि भाई ये इंसान इन्वॉल्व था टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर, तो उनके ऊपर स्ट्रॉन्गर एक्शन लिए जाते हैं। उसके बाद में आफ्टर 2008 मुंबई अटैक्स, जो 26/11 वाले अटैक हुए थे ना मुंबई के अंदर ताज होटल वगैरह के ऊपर, तो उसके बाद में गवर्नमेंट ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए बनाई थ्रू एनआईए एक्ट ऑफ 2008। ठीक है, एनआईए एक्ट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और इसके बनने के बाद सच में टेररिस्ट अटैक कम हुए हैं। गाइस मैं आपको लिटरली बताता हूं कि 13 मई 2008 की बात है, 13th ऑफ मई 2008, उस दिन मैं जयपुर के अंदर था। ठीक है, मैं और मेरी फैमिली जयपुर के अंदर थी, और मेरा बर्थडे जो है वो 20 मई को आता है। अब 20 मई के हिसाब से 13 मई को अगर हम वहां पे थे, ऑब्वियसली बात है हम शॉपिंग वगैरह के लिए जाएंगे। 2008 के अंदर फ्लिपकार्ट और अमेजोन वगैरह एग्जिस्ट नहीं करते थे। ठीक है, अब हमारा जो प्लान था वो था चांदपोल जाने का, और चांदपोल के ऊपर उसी दिन 13th ऑफ मई 2008 को बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक होता है। और उस दिन जयपुर के अंदर लगभग 80 लोगों की डेथ हुई थी, लगभग 6 से 7 जगह टेररिस्ट अटैक हुए थे। वो तो एक लक मान लो, या फिर ऐसा मान लो कि कोई संयोग हो गया कि पापा का ऑफिस का कोई काम आ गया था, और पापा को अर्जेंटली 14 तारीख को ही पहुंचना था। ठीक है, तो इसलिए हमने ट्रेन पकड़ ली थी 13 तारीख को, और उस दिन हम चांदपोल नहीं गए, और चांदपोल अगर जाते तो पता नहीं क्या होता। तो दैट वाज द सिनेरियो। और उसके बाद में गाइस जो मेरे मन में डर बैठा था, मैं 10 साल का था उस टाइम पे, 20 मई को मेरा बर्थडे आता, मतलब मैं 10 का भी नहीं था, 9 साल, और मतलब 10 साल का होने में लगभग 7 दिन बाकी थे। ठीक है, और लिटरली गाइस जहां पे भी 200 या 300 लोगों की भीड़ मैं देख लेता था, तो इतना ज्यादा डर लगता था कि कभी भी कोई टेररिस्ट अटैक हो जाएगा। उसके बाद में जोधपुर के अंदर एक भगदड़ हो गई थी, सिर्फ इस बात के ऊपर कि किसी ने बॉम्ब करके चिल्ला दिया था। और जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ फोर्ट के ऊपर इतनी भयंकर भगदड़ हुई थी कि 200 से 300 लोगों की डेथ हो गई थी। कोई नवरात्रा का फर्स्ट डे था, उसके अंदर जो सुबह 4 बजे वाली पूजा होती है ना नवरात्रा वाली, मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर ये ट्रेडिशन है, तो वहां पे एक भगदड़ हो गई थी जिसके अंदर 250 से 300 लोगों की डेथ हो गई थी। तो इस तरीके के सिनेरियो हुआ करते थे, और एनआईए के आने के बाद तो ये सिचुएशंस बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है। ठीक है, सो दैट इज द सिनेरियो। ये मैंने एक पर्सनल स्टोरी भी आपको सुनाई है, किस तरीके से डर लगता था उस टाइम पे। टेररिस्ट अटैक्स बहुत ज्यादा कॉमन थे, और आजकल तो बहुत कम हो गए, सच में ही बहुत कम हो गए। उसके बाद में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए 1980 अलाउज प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ इंडिविजुअल्स कंसीडर्ड थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। तो कोई भी इंसान ऐसे लगेगा कि ये फ्यूचर के अंदर नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकता है, उनको भी डिटेन किया जा सकता है अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए 1980। उसके बाद में दीज लॉज स्ट्रेंथन इन्वेस्टिगेशन पावर्स, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन एंड प्रिवेंटिव एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म। तो ये सारे के सारे लॉज जो है वो इन्वेस्टिगेशन पावर्स को भी स्ट्रेंथन करते हैं, मतलब सेंट्रल एजेंसी जो है उनको डीजीपी वगैरह से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि भाई इस स्टेट के अंदर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी चल रही है, तो वो सीधा अटैक कर सकते हैं वहां पे, या फिर सीधा उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कोई अटैक का हमें पता ना हो, लेकिन किसी दूसरे को पता हुआ हमें बता दे, तो हमारे वो काम आ सकता है। एंड प्रिवेंटिव एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म, इसके अंदर भी ये काम आता है। ठीक है, सो दीज आर द लीगल फ्रेमवर्क्स अगेंस्ट टेररिज्म इन आवर कंट्री। उसके बाद में इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें, तो इंडिया के अंदर नेशनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन इज मेनली हैंडल्ड बाय एनएससीएस। मैंने फेब वाली सीरीज के अंदर सेवा तीर्थ नाम से एक टॉपिक पढ़ाया था, विच इज द न्यू पीएम ऑफिस हेडक्वार्टर। तो इसके अंदर पीएम ऑफिस के जस्ट बगल में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट बना हुआ होगा, कर्तव्य भवन 1 के अंदर। प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो पड़ा होगा, फेब के अंदर सेवा तीर्थ के बारे में मैंने पढ़ाया था, जो नया पीएम ऑफिस का हेडक्वार्टर है। शायद फेब का पार्ट 1 ही है, मैंने जो जीके की वीडियोस बनाए ना क्लैट 2027 के लिए, उसके पार्ट 1 का शायद सेकंड टॉपिक वो है, उसको आप देख लेना। वहां पे एनएससीएस के
ऑफिस को पीएम ऑफिस के जस्ट बगल में बनाया हुआ है। इसको लीड कौन करते हैं? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो अजीत डोवाल साहब है फिलहाल, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट एजेंसीज परफॉर्म स्पेशलाइज्ड इंटेलिजेंस फंक्शन, जैसे आईबी जो है वो इंटरनल इंटेलिजेंस का काम करती है, रॉ जो है वो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस का काम करती है, और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी डीआईए जो है वो मिलिट्री इंटेलिजेंस का काम करती है। इंडिया टैक्टिकल एंटी टेरर ऑपरेशंस आर मेनली कैरिड आउट बाय नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी एंड स्टेट एंटी टेररिज्म स्क्वाड, जिसको एटीएस भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर अंदर देश के अंदर कोई इस तरीके की एक्टिविटी चल रही है तो उनको रोकने का काम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और एटीएस का है, जो स्टेट लेवल पे होते हैं। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस सच एज सीआरपीएफ एंड बीएसएफ आल्सो प्ले अ मेजर रोल इन बॉर्डर सिक्योरिटी एंड इंटरनल स्टेबिलिटी। दीज एजेंसीज वर्क टुगेदर टू आइडेंटिफाई टेरर नेटवर्क, साइबर थ्रेट एंड क्रॉस बॉर्डर एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज, ठीक है। आई गेस ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये सीआरपीएफ और बीएसएफ भी हमने बना रखे हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और उसके अलावा ये सारी की सारी एजेंसीज मिलकर साथ में काम करती है, इंटेलिजेंस वगैरह शेयर करती है, दूसरे देश भी हमारी मदद करते हैं, हम दूसरे देशों की मदद करते हैं। इस तरीके से हमने एंटी टेररिज्म के ऊपर काफी अच्छा स्टांस लिया और इंप्रूव भी कर रहे हैं ग्रेजुअली, और ज्यादा इंप्रूव भी कर जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज इट अबाउट इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी। वी आर डन एंड डस्टेड विद दैट टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज नीति आयोग एंड जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA। इनका फेज 2 चालू हुआ है ऑन कोऑपरेशन ऑन SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। SDGs जो है वो 2015 के अंदर पेरिस क्लाइमेट समिट के अंदर साइन किए गए थे और 2030 की डेडलाइन ली गई थी इनको पूरा करने के ऊपर। अब JICA और नीति आयोग ने 2019 के अंदर फेज 1 स्टार्ट किया था, जो काफी सक्सेसफुल रहा। फेज 1 के अंदर हेल्थ केयर और एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया गया था, अब इसको थोड़ा बहुत हमने बढ़ाया है, और इसी टॉपिक के अंदर हम इंडिया जापान रिलेशन के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द इंट्रोडक्टरी स्लाइड। तो ये न्यूज के अंदर क्या क्यों था ये हम देख लेते हैं। तो 2 मार्च 2026 को नीति आयोग और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जिसको JICA हम बोलते हैं, साइंड एन एग्रीमेंट फॉर फेज 2 ऑफ देयर SDG कोऑपरेशन प्रोजेक्ट। मतलब ये दोनों एजेंसीज मिलके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर कोऑपरेशन करेगी, और इस कोऑपरेशन प्रोजेक्ट का फेज 2 हमने साइन किया, ठीक है। द एग्रीमेंट इज ऑफिशियली कॉल्ड द प्रोजेक्ट फॉर प्रमोशन ऑफ द प्रोग्राम फॉर जापान इंडिया कोऑपरेटिव एक्शन टुवर्ड्स SDGs। बहुत लंबा नाम है गाइस, बट स्टिल अगर पूछ ले तो आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रटने की कोशिश कर लेना, या फिर 4-5 बार लिख लेना, याद हो जाएगा। उसके बाद में इसको साइन किसने किया? तो नीति आयोग के जो मिशन डायरेक्टर है इस पर्टिकुलर मिशन के लिए, इनका नाम है रोहित कुमार, और JICA की तरफ से कौन आए? ताकुची टाकुरो, ठीक है। तकेची टाकुरो या जो भी है, तकेशी का असल से याद रख लेना, उससे क्या पता आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए। द पार्टनरशिप एम्स टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, ठीक है। तो इंडिया और जापान की पार्टनरशिप काफी लंबी पार्टनरशिप और बहुत ज्यादा विश्वास है दोनों देशों को एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज बीइंग कंसीडर्ड एज अ मेजर माइलस्टोन, और जापान तो जनरली इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट वगैरह करता ही रहता है। अब बात करते हैं नीति आयोग की। तो देखो, एस्टेब्लिश किया गया था 2015 के अंदर, 1 जनवरी 2015 को। ये पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था देश का, जो 5 ईयर प्लान्स बनाता था, उसको बंद करके नीति आयोग बनाया गया। ये बेसिकली एक थिंक टैंक है, पॉलिसी थिंक टैंक है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइजेस वगैरह प्रोवाइड करवाता है। पीएम इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, और उसके अलावा द ऑर्गेनाइजेशन करंटली इंक्लूड्स वाइस चेयरमैन सुमन बेरी, CEO निधि चिब्बर एंड सेवरल एक्सपर्ट मेंबर्स। तो इन दोनों के नाम आपको याद रखने जरूरी है। फिलहाल नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन चल रहे हैं? सुमन बेरी। उसके अलावा CEO जो है शी इज निधि चिब्बर नाम इनका है, और उसके अलावा जो चेयरमैन है वो तो मोदी जी है, नरेंद्र मोदी इज द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, ठीक है। सो दिस इज अबाउट वाई इन न्यूज। तो दे हैव साइंड फेज 2 एग्रीमेंट फॉर दिस SDG कोऑपरेशन प्रोजेक्ट, जिसका नाम ये येलो फॉन्ट के अंदर लिखा हुआ है। इंडिया के मिशन डायरेक्टर थे रोहित कुमार, और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे JICA से, इनका नाम है तकेची टाकुरो। अब उसके बाद में देखो, फोकस एरियाज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात करें तो कोऑपरेशन प्रोजेक्ट इज अलाइंड विद द SDGs अडॉप्टेड बाय द UN इन पेरिस 2015, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये 17 ग्लोबल गोल्स है जिनके बारे में मैं अभी बात करूंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो इनको अडॉप्ट किया गया था पेरिस के अंदर 2015 के अंदर, एक एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें, ठीक है। अब ये जो फेज 2 है,
ये 6 इंपॉर्टेंट सेक्टर के ऊपर काम करेगा। फेज 1 के अंदर जो 2019 के अंदर साइन हुआ था, 2019 के अंदर फेज 1 साइन हुआ था, उसके अंदर सिर्फ ये 2 एरियाज के ऊपर फोकस किया था, लेकिन फेज 2 के अंदर टोटल 6 एरियाज के ऊपर फोकस किया जाएगा। वो 6 एरियाज कौन से हैं? सबसे पहला तो है ग्लोबल पार्टनरशिप, उसके बाद में हेल्थ केयर, उसके बाद में एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, फोर्थ वन है। फिफ्थ वन है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब बेसिकली कितने लोग बैंकिंग और यूपीआई वगैरह से जुड़े हुए, इसके ऊपर भी ये लोग काम करेंगे, और बेसिक इंफ्रा के ऊपर भी काम किया जाएगा। These sectors were selected because they are directly linked with India's long-term development priorities। ठीक है, तो इंडिया की डेवलपमेंट प्रायोरिटीज जो है आने वाले विकसित भारत 2047 2047 आपने सुना होगा, तो उसके अंदर जो हमारी प्रायोरिटीज है उससे ये बहुत ज्यादा लिंक्ड है। उसके बाद में इनिशिएटिव आल्सो सपोर्ट्स इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देख के होनी चाहिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली ग्रोथ होनी चाहिए, और उसके अलावा ग्रोथ जो है वो इंक्लूसिव होनी चाहिए, मतलब सबको उसका फायदा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको बराबर फायदा मिलना चाहिए। अब एसडीजीज की मैं बात करूं तो 2015 के अंदर ये अडॉप्ट किए गए थे। ये बेसिकली है क्या, ये मैं एक बार आपको बता देता हूं। तो ये 2015 में डिसाइड किया गया था कि इन 17 गोल्स के ऊपर पूरी दुनिया मिलकर काम करेगी। तो पहला गोल है नो पॉवर्टी, सेकंड वन इज जीरो हंगर थ्रू आउट द प्लेनेट, उसके बाद में गुड हेल्थ एंड वेलबींग, इट इज द थर्ड गोल, उसके बाद में क्वालिटी एजुकेशन थ्रू आउट द प्लेनेट, फोर्थ गोल है। पांचवा जो एसडीजी बनाया गया दैट इज जेंडर इक्वालिटी, उसके बाद में छठा जो गोल है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी इज द सेवंथ गोल, उसके बाद में डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एट्थ है, नाइन्थ के ऊपर इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रा, 10th पे है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, और 11th सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, 12th है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, 13th इज क्लाइमेट एक्शन, 14th इज लाइफ बिलो वाटर मतलब ओशियन वगैरह, 15th इज लाइफ ऑन लैंड, 16th इज पीस एंड जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, एंड फाइनली पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। और इनको ग्लोबल गोल्स भी कहा जाता है। यूनाइटेड नेशन की साइट से मैंने ये इंफोग्राफिक उठाया है। अब आप बताओ 2030 की डेडलाइन थी, 2030 के अंदर हमें इन्हें कंप्लीट करना था। ये कंप्लीट होगा या नहीं होगा? अगर आप यहां तक इस वीडियो के अंदर पहुंचे हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, ठीक है। सो दीज आर द फोकस एरियाज। तो फोकस एरियाज, तो ये जो प्रोजेक्ट है नीति आयोग और जेआईसीए के बीच में, ये इन 6 चीजों के ऊपर काम करेगा, और बाकी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मैंने आपको बता दिया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक्स प्रोग्राम। तो डिस्ट्रिक्ट का मतलब तो होता है जिला, और तहसील को हम ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। तो ये एक एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक प्रोग्राम भी बनाया गया है। अ मेजर फोकस ऑफ एग्रीमेंट इज इंप्रूविंग कंडीशन इन बैकवर्ड रीजन्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया के जो बैकवर्ड इलाके हैं, जो पिछड़े हुए इलाके हैं, उनको थोड़ा बहुत इंप्रूव करना मेजर गोल रहेगा। द प्रोजेक्ट विल स्पेशली सपोर्ट द एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स एंड एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। जो डिस्ट्रिक्ट और तहसीलें बहुत अच्छा काम कर रही है उनको ये पक्का सपोर्ट करेगा, ठीक है। दिस प्रोग्राम एम्स टू इंप्रूव डेवलपमेंट एंड इंडिकेटर्स इन लेस डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक। एक्टिविटीज अंडर फेज 2 इंक्लूड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। मतलब सबसे पहले तो जो इंस्टीट्यूशंस वहाँ के हैं उनको इंप्रूव करो, जैसे बेसिकली एजुकेशन सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसको इंप्रूव करो, ठीक है। उसके बाद में शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, कोई ऐसी प्रैक्टिस जो वहाँ पे काम आई हो उसको वो शेयर करे, और पॉलिसी लर्निंग्स, ठीक है, वो भी ये लोग शेयर करेंगे जापान वाले हमारे साथ। द इनिशिएटिव सीक्स टू इंप्रूव गवर्नेंस एंड सर्विस डिलीवरी एट द ग्रास रूट लेवल, ठीक है। सो दैट इज द मेन गोल कि ये इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए, ये हर इंसान तक पहुंचना चाहिए। जापान और इंडिया दोनों का यही गोल है। उसके बाद में अगली जो चीज है जापान डेवलपमेंट असिस्टेंस टू इंडिया। तो देखो जापान हैज बीन इंडियाज लार्जेस्ट बायलैटरल ट्रेड पार्टनर सिंस 1958। उसके बाद में थ्रू ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस ओडीए, ये टर्म याद रखना, अगली स्लाइड के अंदर भी काम आएगा, ठीक है। ओडीए, जापान हैज सपोर्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अक्रॉस इंडिया, ठीक है। ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस नाम है इसका, ओडीए। इसके थ्रू इंडिया के अंदर इंफ्रा और बाकी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को जापान सपोर्ट करता है, ठीक है। टोटल जापानीज असिस्टेंस टू इंडिया हैज क्रॉस्ड नियरली लाइक 4.4 लाख करोड़ रुपीस, एंड एट प्रेजेंट मोर देन 84 जापानीज सपोर्टेड प्रोजेक्ट्स आर ऑनगोइंग इन द कंट्री। तो फिलहाल 84 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो जापान सपोर्ट कर रहा है और हमारे देश के अंदर चल रहा है। मतलब बहुत अच्छी दोस्ती हमारी जापान के साथ चल रही है। अब ये ओडीए मैंने आपको ध्यान में रखने के लिए बोला, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, जो अगली स्लाइड के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में जेआईसीए ऑफिशियल्स आल्सो प्रेज इंडियाज डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरी एंड डेटा सिस्टम्स ड्यूरिंग द एग्रीमेंट साइनिंग। तो जब
अभी एग्रीमेंट साइन हो रहा था, तो उन्होंने जो इंडिया की डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग और डेटा मॉनिटरिंग वगैरह चल रही है उसको प्रेज भी किया था। द कोऑपरेशन हाईलाइट्स द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड जापान, जो हमेशा से चलती हुई आ रही है। नाउ द लास्ट स्लाइड दैट इज वाइडर इंडिया जापान इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो द एसडीजी पार्टनरशिप जो अभी हुई है, इट इज पार्ट ऑफ ब्रॉडर इंडिया जापान जॉइंट विजन फॉर नेक्स्ट डेकेड, जिसको अगस्त 2025 के अंदर अडॉप्ट किया गया था। तो अगले डेकेड के लिए मतलब 2025 से लेकर 2035 तक ये दोनों देश किस तरीके से साथ मिलकर काम करेंगे, इसके ऊपर इन्होंने एक जॉइंट विजन बनाया था, इंडिया जापान जॉइंट विजन, जो 2025 के अंदर हमने अडॉप्ट किया था। ठीक है, अंडर दिस विजन जापान प्लान्स मेजर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया वर्थ नियरली 68 बिलियन यूएस डॉलर, जो बहुत बड़ा अमाउंट बैठता अपने आप में। ठीक है, उसके बाद में इन मार्च 2025 बोथ कंट्रीज आल्सो साइंड 6 ओडीए लोन एग्रीमेंट्स वर्थ 11,000 करोड़ रुपीस। तो ओडीए का मैंने आपको बताया ही था कि ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस इसका मतलब होता है। तो दोनों देशों ने ओडीए लोन की डील भी साइन करी है, जिसके अंदर जापान हमें 11,000 करोड़ का लोन देगा और उसके अलावा एक बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट भी होगा। मतलब 75 बिलियन यूएस डॉलर इंडिया कभी भी जापान को उसके वैल्यू के रुपीस देके उठा सकता है, और जब भी इंडिया के पास डॉलर वापस आएंगे इंडिया उनको डॉलर दे देगा, जापान हमारे रुपीस हमें वापस दे देगा। इस तरीके का एक क्रेडिट कार्ड भी जापान ने हमें दे रखा है, जिसकी वैल्यू 75 बिलियन यूएस डॉलर की है। ठीक है, रुपये दो यूएस डॉलर उठाओ और जब आपको मन करे यूएस डॉलर वापस देके अपना रुपया वापस ले लो। ठीक है, उसके बाद में दीज एग्रीमेंट्स एम टू स्ट्रेंथन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रा एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो इन एग्रीमेंट का मेन एम क्या है? ट्रेड को बढ़ाना है सबसे पहले तो। ठीक है, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट, ताकि इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करोगे तो ऑब्वियसली बात है रिटर्न बहुत अच्छे मिलते हैं क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है ना। उसके अलावा इंफ्रा के ऊपर बेसिकली इन्वेस्ट करो और फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के ऊपर भी इन्वेस्ट करो, क्योंकि जापान को भी कहीं ना कहीं सुपर पावर बनने का एस्पायरेशन तो है, इंडिया के भी ऐसे ही एस्पायरेशन है, और ये दोनों देश एक दूसरे के लिए कभी खतरा हो नहीं सकते। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में ठीक ठाक दोस्ती चलती रहती है। देयरफॉर द एसडीजी पार्टनरशिप इज कनेक्टेड विद द मच लार्जर स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड जापान। आई गेस वी आर डन इंटरेस्टेड विद द पार्ट 2 ऑफ मार्च, जिसके अंदर हमने आईआर और स्पोर्ट्स के टॉपिक डिस्कस किए थे। उसके बाद में पार्ट 3 होगा जिसमें मार्च खत्म हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट विद द अप्रैल 2026 मंथ। थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर गाइस, सी यू विद द नेक्स्ट वन।